नमस्कार दोस्तों, मैं संविधान विशेषज्ञ प्रभु सर आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति के बारे में मैं बताऊंगा। जितने भी अब तक भारत के राष्ट्रपति बने हैं उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो उनके बारे में बात करते हुए कभी कभी हम ऐसे तथ्यों को भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं जो राष्ट्रपति के व्यक्तिगत चीजों से पूछ लिया जाता है। तो उनके व्यक्तिगत और विशेष बातों को भी हम ध्यान देते हुए चलेंगे। ठीक है भैया, तो आगे आइए। तो राष्ट्रपति के बारे में यदि हम बात करें तो आपको मैं जिस तैयारी के लिए राष्ट्रपति के बारे में बताने जा रहा हूं वह स्पेशली एसएससी और रेलवे के बच्चों के लिए। कारण यह है कि रेलवे और एसएससी में सवाल तो थोड़ा ही पूछा जाता है, छोटे ही शब्द में पूछा जाता है, लेकिन रेलवे और एसएससी के फैक्ट्स हमेशा कहते हैं कि भैया पढ़ो। हमेशा वह आपको पढ़ने के लिए कहते हैं क्योंकि वह इतने डिटेल में आते हैं, इतने डिटेल में जाकर फैक्ट्स पूछा जाता है जहां पे एसएससी या रेलवे को लगता है कि पढ़ाते हुए इन तथ्यों को जरूर छोड़ दिया गया होगा, उन्हीं तथ्यों की वह बात करते हैं। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्य के लिए आज मैं आपके समक्ष राष्ट्रपति के बारे में बात करूंगा। तो चलिए, भारत के राष्ट्रपति के बारे में यदि हम बात करें कि अब तक भारत के कितने कुल राष्ट्रपति बने, ठीक ना। तो अगर हम पूछ लें आपसे कि अब तक भारत के कुल कितने राष्ट्रपति बने तो आप इसे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि अब तक कुल कितने राष्ट्रपति बने। अच्छा देखिए, पहली बात यदि हम करें तो किसके बारे में बात करना चाहिए हमें, तो हम बात कर सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बात कर सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में यदि हम बात करेंगे तो हम हमेशा 1952 से लेकर 1962 तक की बात करेंगे। ठीक है भैया, तो देखें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में अगर आप पहला जीएस जानना चाहें तो इन्हें 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा, यानी संविधान सभा के द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया। भारत का राष्ट्रपति चुना गया। देखिए भैया, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है, यह बात आप भी जानते हैं। लोकतंत्र का अगर मदर कहें, लोकतंत्र की जननी कहें भारत को, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है। क्योंकि जब सन 1947 में भारत को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में घोषणा की गई तो उसी समय आपको पता है पाकिस्तान का विभाजन। पाकिस्तान के विभाजन के बाद भी पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा था कि यहां पे चुनाव कैसे होगा। यहां पे तो इतने जाति, इतने धर्म के लोग हैं कि भारत 5 से 10 साल भी नहीं चल पाएगा। सारी दुनिया इधर ही देख रही थी। लेकिन उस समय जो भारत के दिग्गज नेता थे, जो संविधान सभा में एक संविधान को नया रूप दे रहे थे, वे लोग भी उन लोगों के भी चिंता का विषय एक ही था कि इतना बड़ा देश कैसे एक ही संविधान में संजो दिया जाए, कैसे इन पूरे देश में विभिन्न भाषा के लोग, विभिन्न देश के लोग, विभिन्न राज्यों को लोगों को एक ही धागे में पिरोया जाए। इन सभी बातों को सोचते हुए लोगों ने अपनी राजनीति को धर्म समझकर, आज की राजनीति की बात नहीं करेंगे, जब देश में लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी तब के राजनीति की बात को आप सोचिएगा कि कैसा रहा होगा हमारा देश। अंग्रेजों ने इसे इतना तितर बितर कर दिया था कि यहां पे लोग ये देख रहे थे कि चुनाव भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में थी यह देश। इस देश में क्या था, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, सिखों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम अपना नेता कैसे चुनेंगे। ऐसी लोकतंत्र के लिए भारत के संविधान ने भी लोगों को खूब गुमराह किया, विश्व भर के लोगों को गुमराह किया। कैसे, तो कहेंगे 25 जनवरी 1950 को हमने अपना निर्वाचन आयोग बना दिया। अब सबके मन में हमने एक बात डाल दी कि भारत में चुनाव कभी भी हो सकता है, भारत में चुनाव कभी भी हो सकता है। लेकिन हमारे यहां आम चुनाव पहली बार संपन्न कब हुआ, 1952 में। इसीलिए जब आम चुनाव संपन्न हुआ तो 1952 में भी भारत के राष्ट्रपति के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही निर्वाचित किया गया। अच्छा, जब ये चुनाव लड़े होंगे तो इनके विपक्ष में कोई तो लड़ा होगा,
कोई तो इनके विपक्ष में खड़ा हुआ होगा। तो इनके विपक्ष में 4 लोग, यानी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कुल 5 लोग लड़ रहे थे। लेकिन भारत में जब लोकतंत्र पांव पसार रहा था, यहां पे एक दलीय राजनीति का प्रभुत्व रहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिन्होंने राजनीति को अपने से ऊपर रखा और उन्होंने देश की आजादी में भागीदारी ली, तो कांग्रेस पार्टी ही उस समय एक तरफा पार्टी, जब चुनाव हुआ तब भी वो एक तरफा जीते। कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस। तो कांग्रेस जब जीत के आई तो उनकी तरफ से नामित किसे किया गया राष्ट्रपति के तौर पे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन इनके विरुद्ध तो इनके विरुद्ध चुनाव कौन लड़ा होगा? तो इनके विरुद्ध 4 अन्य लोग निर्वाचन में भाग लिए थे, निर्वाचन में भाग लिए, जिसमें मुख्य थे केटी शाह। जानते होंगे, जिसमें मुख्य थे केटी शाह। तो जब राजेंद्र प्रसाद को चुनने की बारी आई तो ये निर्दलीय नहीं चुने गए, निर्विरोध नहीं चुने गए, बल्कि निर्दलीय प्रत्याशी केटी शाह का इन्हें सामना करना पड़ा। निर्दलीय 3 अन्य प्रत्याशियों का भी इन्हें सामना करना पड़ा था। तो ऐसे ये निर्विरोध नहीं बने राजेंद्र प्रसाद जी। हां, अगर कभी कभी ये सवाल आपसे पूछे कि पहली बार जब 24 जनवरी 1950 को इन्हें राष्ट्रपति चुना गया तो किसके द्वारा चुना गया, तब आपका जवाब आएगा संविधान सभा के द्वारा चुना गया था। क्लियर है ये बातें? आगे देखिए, इच्छा ये कौन से राज्य से आते हैं भाई? तो इनका संबंध बिहार राज्य से। इनका संबंध कौन से राज्य से था भाई? तो इनका संबंध बिहार राज्य से था, बिहार राज्य से। अच्छा, इनको कोई उपाधि भी मिली हुई थी क्या? इनको कोई उपाधि भी मिली हुई थी क्या? तो आप कहेंगे जी हां बिल्कुल, इन्हें उपाधि क्यों नहीं मिलेगी? इन्हें उपाधि दी गई थी, इन्हें उपाधि दिया गया। कौन सी उपाधि भाई? इन्हें उपाधि दिया गया अजात शत्रु का। अजात शत्रु का क्या मतलब होता है भाई? तो कहेंगे जिसका कोई शत्रु ना। अजात शत्रु की उपाधि किसे दी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। तो भारत के सबसे लंबे कार्यकाल के राष्ट्रपति अगर पूछे तो सबसे लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति, सबसे लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति, तो क्या उत्तर देंगे भाई सबसे लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति के बारे में? तो सबसे लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात समझ में आ रही है? तो इतने में से अगर कुछ भी आपकी परीक्षा में पूछेगा तो उम्मीद है कि यह आपसे गलत नहीं होगा, है कि नहीं? इतने में से कुछ भी पूछे तो उम्मीद है आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है भैया, आगे चलते हैं, देखते हैं और भी राष्ट्रपति के बारे में। तो 1952 से 1962 तक, यानी सबसे अधिक बार भी भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद बने। अच्छा, भारत के दूसरे राष्ट्रपति के विषय में यदि मैं बात करूं, तो उनका क्या नाम आ जाता है भाई? तो आप कहेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। इनके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको मैं बताता हूं। ये 1962 से लेके 1967 तक ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में भारत के राष्ट्रपति पद की शोभा बढ़ाए। अच्छा, ये राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे भाई? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अच्छा, भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति जो पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके थे। तो देखिए, प्रथम राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, जो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया हो,
क्लियर हुआ भैया? तो पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले पहले रहे। और देखें इनका संबंध कौन से राज्य से था, तो इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से, इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से। ठीक, कहां के रहने वाले? तमिलनाडु के। अच्छा, इनके बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे क्योंकि इन्हीं के जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इन्हीं के जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इन्हें शिक्षकों का शिक्षक, इन्हें शिक्षकों का शिक्षक और दार्शनिक राजा की उपाधि दी गई थी, और दार्शनिक राजा कहा जाता था, कहा जाता था। ठीक भैया, तो इन्हें शिक्षकों का शिक्षक कहा गया और दार्शनिक राजा भी कहा गया। अच्छा, दार्शनिक राजा कहने के पीछे क्या रीजन था? तो ये एक सामान्य परिवार में जन्मे, जिनके पास 4 बेटे, मतलब 4 भाइयों में ये थे। तो इनका लालन पालन जो हुआ अच्छे से नहीं हो पाता था। तो ये क्या करते थे कि कभी मंदिर चले गए, किसी पड़ोस में किसी मंदिर पे चले गए जहां प्रवचन चल रहा है, तो वहां प्रवचन सुने। तो फिर उन्हें पता चला कि आज भंडारा जैन के मंदिरों पे है, तो जैनीज के मंदिर पे चले गए, वहां प्रवचन सुना। ऐसे ही कभी मदरसा में चले गए, वहां का पढ़ाई लिखाई पठन पाठन, मस्जिद में चले गए, तो मतलब हर जगह चले गए। तो ये हो गए फिलोसफर, और भारत के हो गए फिलोसफर किंग। मतलब हर धर्मों के बारे में कुछ ना कुछ ग्रहण करते, भोजन करते, चले आते। इनका तो पहले उद्देश्य केवल भोजन का था, लेकिन इन्होंने हर धर्म को अच्छे से समझा और उस धर्म को समझते हुए इनको शिक्षकों का शिक्षक की भी उपाधि दी गई थी। इसी कारण से क्यों शिक्षकों का शिक्षक कहा गया, तो उसका भी रीजन कुछ यही दार्शनिक राजा से ही संबंधित है कि भैया शिक्षकों का शिक्षक कहने का भी रीजन इनके पीछे यही था कि ये हर धर्म के बारे में कुछ ना कुछ जाना करते थे, बड़े ही गहन अध्ययन किया करते थे। बाद में इन्होंने फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र से अपना पढ़ाई लिखाई भी आगे रखा, है ना। तो ये हो गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन से राज्य से आए? तमिलनाडु राज्य से आए थे। ठीक है भैया। तो सवाल कभी कभी पूछ लेता है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति का संबंध किस राज्य से है। ऐसा सवाल केवल एसएससी या रेलवे ही आपसे पूछ सकता है। आगे की बात करते हैं। तो अगले जो राष्ट्रपति हैं ये भी आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट, और तीसरे नंबर के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, ठीक भैया। जाकिर हुसैन 1967 में भारत के राष्ट्रपति पद का शोभा बढ़ाते हुए 1969 तक ये अपने पद पर। 1969 में इनकी हो जाती है डेथ। पहली बात देखें, नाम से ही पता चल रहा होगा कि जाकिर हुसैन मुस्लिम व्यक्ति। तो आप एक जीएस इनके बारे में यहीं पे तुरंत ही छाप दीजिएगा कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। किस राज्य से इनका संबंध था? तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से। ये लो भैया, उत्तर प्रदेश राज्य से इनका संबंध था। ठीक है। दूसरी बात देखें, इनका कार्यकाल से ही देख के पता चल रहा होगा कि बीच में ही ये चले गए होंगे। ठीक है। बाकी इनसे पहले राजेंद्र प्रसाद 10 साल तक रहे, और जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 साल पूरा किया। राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 साल का होता है, लेकिन ये बीच में ही इनकी डेथ हो गई। तो जब डेथ हो गई तो आप कह सकते हैं प्रथम राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया। दूसरी बात देखें, राष्ट्रपति बनने से पहले ही क्या करते थे? तो राष्ट्रपति से पहले उपराष्ट्रपति भी थे। राष्ट्रपति से पहले उपराष्ट्रपति
वह बिहार राज्य के राज्यपाल भी थे। ठीक ना, बिहार के ये गवर्नर पद पर भी काम कर चुके थे। ठीक ना, बिहार राज्य के ये राज्यपाल भी थे। तो प्रथम राष्ट्रपति भी थे, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे, प्रथम राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। इतनी बातें समझ में आ गई। तो देखिए भैया, सबसे कम कार्यकाल वाला राष्ट्रपति कोई आपसे पूछे तब, सबसे कम कार्यकाल वाला राष्ट्रपति, तो सबसे कम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति, तो ये सब हो गई इनकी विशेषता। सबसे कम कार्यकाल वाले ये राष्ट्रपति भी थे। ठीक है भैया, तो ये भी बात आपके लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछा जाता है अक्सर कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, कार्यकाल के दौरान मरने वाले राष्ट्रपति, या सबसे कम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति, या एक सबसे कठिन सवाल जो पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल रह चुके थे और उसमें रामनाथ कोविंद का नाम ना दे, तो आपको जाकिर हुसैन का नाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखें। अब देखिए, जाकिर हुसैन जी जब मर गए होंगे तो इनकी जगह पे कोई ना कोई तो राष्ट्रपति बना होगा ना, कोई ना कोई तो राष्ट्रपति बना होगा ना। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति का दौर आया, पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति का दौर आया। तो जब पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो आपको पता है कि राष्ट्रपति के मरने के बाद भारत का राष्ट्रपति कौन बनता है? उपराष्ट्रपति, वो भी कार्यवाहक के रूप में। तो उस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। कौन थे? वेंकट वराह गिरी, वीवी गिरी क्या थे? तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। कुछ दिन बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, कुछ दिन बाद त्यागपत्र दे दिया। अच्छा, अब एक सवाल बड़ा ही पेचीदा बन जाता है कि इन्होंने त्यागपत्र दिया किसे होगा? क्यों? क्योंकि वीवी गिरी राष्ट्रपति बनने से पहले क्या रहे होंगे? तो आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? तो आपको पता है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को सौंपता है, लेकिन राष्ट्रपति महोदय तो इस दुनिया में ही नहीं है, राष्ट्रपति को सौंपेगा। तो राष्ट्रपति महोदय तो इस दुनिया में ही नहीं है। तो अब इनके पास समस्या आई कि त्यागपत्र किसे सौंपा जाए। तो इन्होंने अपना त्यागपत्र क्या किया था भाई? त्यागपत्र सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राष्ट्रपति के टेबल पर रख दिया, राष्ट्रपति के टेबल पर रख दिया। सोचो, इतना यह गंभीर मुद्दा है कि संविधान निर्माता भी इस बात को सोच नहीं पाए होंगे कि ऐसी भी घटनाएं घट सकती हैं, है कि नहीं? है ना भैया, ये ऐसी भी घटना घट सकती है, ऐसा संविधान निर्माता कभी सोच भी नहीं पाए होंगे। दूसरे देखे, जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति भी त्यागपत्र दे दे, तो आपको पता है कि अब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा। तो आपको पता है ना कि अब कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी किसके ऊपर आई होगी? तो आप कहेंगे कि उस समय के मोहम्मद हिदायतुल्ला जो कि क्या थे भैया? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो आपको अब एक सवाल का जवाब अगर कोई आपसे पूछे कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित रहे तो उनकी जगह पे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? तो आप कहेंगे कि उनकी जगह पे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया मोहम्मद हिदायतुल्ला, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। अच्छा, मोहम्मद हिदायतुल्ला जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर लिया, तो एक बात और जाने कि अगर एक बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में यदि काम कर लिया, चाहे वह कार्यवाहक ही क्यों ना हो, तो वह फिर निचले पदों पे जाके काम नहीं करेगा,
तो इसके बाद ये क्या हुए, इसके बाद ये भारत के उपराष्ट्रपति बने। इसके बाद ये सीजीआई नहीं बने, न्यायाधीश नहीं बने, बल्कि इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति बने। इसके बाद उपराष्ट्रपति रहे तो ये फिर उपराष्ट्रपति बने। ठीक भैया, तो आप ये भी एक चीज और पता चल गई होगी कि यदि कोई व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर ले तो उसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ये बन सकते हैं, बाकी उससे नीचे के पदों पे ये काम नहीं कर सकते। आगे देखिए, बीवी गिरी के पास भी यही टेंशन थी कि भैया जब मैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहूंगा, उसके बाद जब हटूंगा तो क्या करूंगा। तो इन्हें क्या था कि इन्होंने त्यागपत्र दिया ही क्यों, तो इन्हें क्या था, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना था। इन्हें क्या करना था भाई, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना था। तो अगली बार इन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा, अब उस पर बात करेंगे। तो भारत के जो चौथे राष्ट्रपति के रूप में जिसका नाम आता है वो वीवी गिरी ही है। भारत के चौथे पूर्वकालिक राष्ट्रपति के रूप में जिसका नाम आएगा वो वीवी गिरी ही है, और ये 1969 से लेके 1974 तक भारत के उपराष्ट्रपति, सॉरी राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया, वीवी गिरी ने। अगर हम वीवी गिरी के बारे में बात करते हैं, वेंकट वराह गिरी के बारे में बात करते हैं, तो इनसे जीएस अक्सर रेलवे और एसएससी में पूछा गया है वीवी गिरी से। देखिए क्या क्या जीएस पूछा गया और पेचीदा भी है कि नहीं, उसकी बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले भारत के प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति, निर्दलीय राष्ट्रपति है ना भैया। तो भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जिन्हें किसी दल का समर्थन नहीं था। हुआ क्या, कांग्रेस में जो निर्णय लिया जाता है वो हमेशा कांग्रेस की कार्यकारिणी के द्वारा लिया जाता है, चाहे आज भी चाहे उस समय भी। ठीक है, जैसे अभी आप कहते थे कि मनमोहन सिंह हमेशा इशारे पे काम करते हैं, मनमोहन सिंह जी चुप रहते हैं, तो वो उस दल का अपना एक काम करने का संवैधानिक तरीका है। तो उसी संवैधानिक तरीके के अंतर्गत वो हमेशा कार्यकारिणी के निर्णय पर ही चलते थे, कांग्रेस की कार्यकारिणी के निर्णय पे। तो कांग्रेस की कार्यकारिणी उस समय भी थी। कांग्रेस की कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि हमारे जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे वो नीलम संजीव रेड्डी जी होंगे। इंदिरा गांधी जी को हो सकता है नीलम संजीव रेड्डी जी से कोई बात रही हो, उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्हें नीलम संजीव रेड्डी पसंद नहीं आए, लेकिन कार्यकारिणी का निर्णय टाल भी नहीं सकती थी। तो इन्होंने अपने वोटर्स और मतदाता को यह कह दिया कि आप जिसे चाहें उसे राष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद होता है, वह किसी दल विशेष का पद नहीं होता है। तो उन्होंने कह दिया। अब जैसे इंदिरा गांधी ने यह बात कही तो वैसे ही उनके विधायकों को लग गया कि भाई कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी, और इंदिरा जी कह रही हैं कि डायरेक्ट ये नहीं कह रही कि नीलम संजीव रेड्डी जी को मतदान करिए, बल्कि ये कह रही हैं कि आप मत वीवी गिरी को दीजिए। कैसे, ऐसे घुमा के कान पकड़ी। क्या बोला भाई, कहा जिसे चाहते हैं उसे अपना मत दे सकते हैं। अच्छा भाई, बात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनकी बातों को समझते, विधायक सांसदों को देर नहीं लगी। उन्होंने क्या किया कि अपना मत सब वीवी गिरी को दे दिया। अब देखें, नीलम संजीव रेड्डी जो सत्ता पक्ष की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, नामित प्रत्याशी थे, जिस समय कांग्रेस का पूरा बोलबाला था, उस समय वो राष्ट्रपति को अपना जीत मान के चल रहे थे, कह रहे वीवी गिरी मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन हुआ क्या कि नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार जाते हैं और वीवी गिरी चुनाव जीत जाते हैं। नीलम संजीव रेड्डी जी को यह बात हजम नहीं होती, चले जाते हैं उच्चतम न्यायालय। तो आपको मैंने पढ़ा रखा होगा कि अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कोई विवाद हो तो उनके मामले में हमेशा निर्वाचन आयोग निर्णय लेगा, तो सॉरी उच्चतम न्यायालय निर्णय लेगा। तो ये कहां चले गए, उच्चतम न्यायालय चले गए। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनके मामले में, जिनको उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति घोषित किया गया, प्रथम राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से राष्ट्रपति बने। देखिए कितनी पेचीदी बात है ये,
राष्ट्रपति बने। तो प्रश्न पूछा गया रेलवे में कि ऐसे कौन से भारत के राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चलाया गया, जिनके निर्वाचन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चलाया गया। अच्छा, सबसे कम मतों के अंतर से, सबसे कम मतों के अंतर से चुनाव जीतने वाले राष्ट्रपति, ठीक ना, चुनाव जीतने वाले राष्ट्रपति। दूसरी बात देखिए, रेलवे का एक और बड़ा ही पॉपुलर सा सवाल आया था, उस सवाल के बारे में मैं बताऊं कि भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिसका संबंध ट्रेड यूनियन कांग्रेस से रहा। तो ऐसे राष्ट्रपति जिसका संबंध ट्रेड यूनियन कांग्रेस से रहा, तो आपको पता चल गया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से किसका संबंध रहा होगा, ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अब देखिए, ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन जब हुआ तो यह मजदूरों के संगठन के लिए सन 1928 में कांग्रेस के द्वारा ही बनाई गई एक संस्था थी। अच्छा, एक बात और इनके बारे में विशेष जो रेलवे में फिर से पूछा गया सवाल है कि भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिनका संबंध आयरिश आंदोलन से रहा, ऐसे राष्ट्रपति जिनका संबंध आयरिश आंदोलन से रहा, आयरिश आंदोलन, बिल्कुल सही समझ रहे हैं जो भी समझ रहे हैं, ठीक है, आंदोलन से रहा। तो भैया आयरिश आंदोलन कभी भी भारत में तो नहीं हुआ होगा, आयरिश आंदोलन का मतलब आयरलैंड। तो आपने सुना होगा ना, ब्रिटेन का कभी सूर्य अस्त होता ही नहीं था, हमेशा उसका सूर्य उदय रहा। तो ब्रिटेन का भारत के साथ साथ आयरलैंड भी क्या था, गुलाम था। आयरलैंड तो आज भी प्रत्यक्ष उपनिवेश माना जाता है ब्रिटेन का। तो आयरलैंड में ये 1915 में पढ़ने गए थे बीबी गिरी, 1915 में ये आयरलैंड से ग्रेजुएशन कर रहे थे। और आपको पता है ग्रेजुएशन का बच्चा, नौजवान बच्चा, उसका खून गर्म। भैया आयरलैंड अपनी आजादी की मांग कर रहा था, ब्रिटेन से मुक्ति चाहता था, और ये भी उस आंदोलन में कूद पड़े, जेल भी गए। जब जेल गए, यहां मां बाप को पता चला बेटवा कमाने गया था, जेल हो गया, तो कभी कमाने को भेजेंगे, कभी नहीं भेजेंगे। और ये तो कमाने भी नहीं गए थे, पढ़ने गए थे। तो इनको बुला लिया, कहा ना भैया तुझे ग्रेजुएशन ही करना, यहां से आके कर। तो फिर इनको भारत बुलाया गया, 1917 में ये भारत आए और फिर से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पठन पाठन की क्रिया करी। तो बीबी गिरी के बारे में आपने समझा, और बड़े ही इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट भी इनके साथ चलता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, भारत के प्रथम रबर स्टैंप राष्ट्रपति की बात करें, प्रथम रबर स्टाम्प राष्ट्रपति की बात करें, तो वो भी बीबी गिरी का ही नाम आता है। रबर स्टैंप राष्ट्रपति का मतलब जितना प्रधानमंत्री कहें उतना ही माने। अच्छा, एक बात बताएं, कितना बड़ा विवाद हुआ होगा कि नीलम संजीव रेड्डी इंदिरा गांधी को फूटी आंख भी पसंद नहीं आए। और तो क्या नीलम संजीव रेड्डी इंदिरा गांधी को मानेंगे कभी? कभी नहीं मानेंगे। भाई लाल कृष्ण आडवाणी भी तो भारत के राष्ट्रपति के दौर में थे जब रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति चुने गए। तो क्या कभी राष्ट्रपति की बात आएगी तो क्या लाल कृष्ण आडवाणी जी मोदी जी के ऊपर तंज नहीं कसेंगे कि जब मैं आसानी से राष्ट्रपति बन रहा था तब तो आपने रामनाथ जी को चुन लिया था? ठीक है, तो वैसे इंदिरा गांधी से भी उन्होंने तंज नीलम संजीव रेड्डी ने कसा होगा ना कि जब मैं आसानी से राष्ट्रपति का चुनाव जीत रहा था तब तो आपने वोट को पलट दिया था बीबी गिरी की तरह। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहे होंगे, है ना। हालांकि इंदिरा गांधी ने वादा किया नीलम संजीव रेड्डी से कि हम आपको राष्ट्रपति जरूर बनाएंगे। तो नीलम संजीव रेड्डी ने कहा कि ये देखो हमें राष्ट्रपति के सपने दिखा रही हैं,
जब राष्ट्रपति बनने लायक था तब तो बनने नहीं दिया, अब राष्ट्रपति के सपने दिखा रही है ना। तो बड़ी बात है। तो आपको पता है कि अब भाई जो व्यक्ति इनको राष्ट्रपति चुना या बनाया होगा, ऐसे दौर में जब ये चुनाव बिल्कुल बुरी तरह हार सकते थे, तो सोचिए कि ये कितने बड़े भक्त रहे होंगे। भाई राष्ट्रपति पद एक बहुत गरिमामयी पद, भारत का पहला नागरिक, तो कितना बड़ा पद था। तो इन्होंने इंदिरा गांधी को ही देवी समझ लिया कि मेरे लिए तो सब कुछ क्या, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जितना कहती उतना ये सुना करते। तो वीवी गिरी का कार्यकाल कब तक चला? 1974 तक चला। ठीक है। तो इसके बाद भारत के जो 5वें राष्ट्रपति के रूप में आए, भारत के जो 5वें राष्ट्रपति के रूप में जिन्हें चुना गया वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। बीबी गिरी के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। अच्छा, 1974 में ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए और इनका कार्यकाल रहा 1977 तक। ठीक, इनका कार्यकाल कितना रहा? 1974 से लेके 1977 तक। यानी इन्होंने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, इन्होंने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। कारण तो देखिए भैया, फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में एक जीएस आता है कि ये राष्ट्रपति बनने से पहले, राष्ट्रपति बनने से पहले कैबिनेट मंत्री भी थे, कैबिनेट मंत्री भी थे, मंत्री थे। ठीक ना, राष्ट्रपति बनने से पहले ये कैबिनेट मंत्री थे। दूसरा, कार्यकाल के दौरान मृत्यु। दूसरा, कार्यकाल के दौरान भारत के दूसरे राष्ट्रपति की मृत्यु, दूसरे राष्ट्रपति की मृत्यु। कितनी खतरनाक बात है भैया। फखरुद्दीन अली अहमद भी भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, और जैसे ही राष्ट्रपति बने कार्यकाल के दौरान ही मर गए। जाकिर हुसैन भी भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, जैसे ही राष्ट्रपति बने कार्यकाल के दौरान ही मर गए। एक मिथक सी चल पड़ी कि अगर कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर बैठेगा तो वह दम तोड़ देगा। यह मिथक तोड़ने वाले व्यक्ति भी भारत के महान व्यक्तित्व के धनी एपीजे अब्दुल कलाम आएंगे, उनके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है, इनकी भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। अच्छा, इनकी जब कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई तो कार्यवाहक राष्ट्रपति आए, कार्यवाहक राष्ट्रपति आए। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मौका किसे मिला? तो तत्कालीन भारत के उपराष्ट्रपति वीडी जत्ती जी को क्या मिल गया भैया? वीडी जत्ती जी को भारत का राष्ट्रपति बनने का मौका मिल गया। तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन आ गए? वीडी जत्ती जी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आ गए। ठीक है, आगे देखिएगा। अब हम बात करेंगे 6वें राष्ट्रपति के रूप में। 6वें राष्ट्रपति के रूप में वही आए जो कि चौथे राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से वंचित रह गए थे। उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी नाम समझ के महिला ना समझ लीजिएगा। नीलम संजीव रेड्डी जी ये भी तमिलनाडु से आते थे। इनका जो कार्यकाल रहा 1977 से लेके 1982 तक रहा। ठीक, नीलम संजीव रेड्डी जी का। इनके बारे में जो जीएस कहा जाता है, सबसे पहला जीएस तो यही आता है कि भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति, भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति। तो भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? निर्विरोध का मतलब होता है जिसके खिलाफ कोई भी चुनाव ना लड़ा हो। कहानी सुनिए, हुआ क्या था कि इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी 1977 में, जनता पार्टी की सरकार बनी थी।
पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई जी ने शपथ लिया था। मोरारजी देसाई जनता पार्टी के द्वारा राष्ट्रपति के रूप में नीलम संजीव रेड्डी जी का नाम प्रस्तावित किया गया। इंदिरा गांधी ने इनके खिलाफ अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं चुना। जब इनके खिलाफ उन्होंने अपना कोई प्रत्याशी नहीं चुना तो ये निर्विरोध यानी इनके खिलाफ कोई चुनाव लड़ा ही नहीं। आगे देखिए, 63 वर्ष के उम्र में राष्ट्रपति बने। अब सोचिए 8 साल पहले भी ये राष्ट्रपति बन सकते थे लेकिन नहीं बन पाए और 63 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने। तब भी इन्हें क्या कहा जाता है? सबसे युवा राष्ट्रपति, यानी कि सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बने? नीलम संजीव रेड्डी बने। अच्छा, नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने से पहले क्या करते थे? तो राष्ट्रपति पद से पूर्व ये कौन से पद पे काम कर रहे थे? तो राष्ट्रपति पद से पूर्व राष्ट्रपति पद से पूर्व ये कौन से पद पे थे भाई? लोकसभा अध्यक्ष पद पर कार्य किए। लोकसभा अध्यक्ष पद पर कार्य किए। लोकसभा अध्यक्ष पद पर इन्होंने काम किया। नीलम संजीव रेड्डी तो भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति बनने से पहले किस पद पर थे? तो लोकसभा अध्यक्ष पद पर थे। कभी कभी आपसे ऐसा सवाल भी पूछा जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहा। तो ऐसे सवालों के लिए इस लाइन का जिक्र करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्लियर है? ठीक भैया। नीलम संजीव रेड्डी के बाद 7वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो कहेंगे ज्ञानी जैल सिंह। जैल याद रखिएगा, जैन सिंह भी बहुत सारे लोग लिख देते हैं, ये ज्ञानी जैल सिंह थे। ठीक भैया। ये कब चुने गए? 1982 से लेकर 1987 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया। अक्सर पूछा जाता है, सीधा सीधा सवाल भी पूछा जाता है कि भारत के 7वें राष्ट्रपति के रूप में काम किसने किया? अच्छा, नाम देखे ज्ञानी बाबा, लेकिन सभी राष्ट्रपतियों में सबसे अब तक के जितने भी राष्ट्रपति बने उसमें सबसे कम शिक्षित राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। ठीक ना? अब तक के राष्ट्रपति में सबसे कम शिक्षित राष्ट्रपति, सबसे कम। देखिए, ये नहीं कह रहा कि अनपढ़ थे, मैंने ये कहा ही नहीं कि ये अनपढ़ थे, सबसे कम शिक्षित राष्ट्रपति। लेकिन जितने भी आज तक राष्ट्रपति बने हैं उनमें सबसे कम शिक्षा दीक्षा किसकी रही? ज्ञानी जैल सिंह की रही। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह। तो नाम ज्ञानी बाबा, लेकिन शिक्षा में थोड़े कम। ठीक, तो अब तक के राष्ट्रपति में सबसे कम शिक्षित राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? ज्ञानी जैल सिंह को। प्रथम सिख राष्ट्रपति ने कहा जाता है, प्रथम सिख राष्ट्रपति। इनका संबंध भाई सिख थे। दूसरा, इनका संबंध कहां से है भाई? पंजाब राज्य से। इनका संबंध किस राज्य से रहा? तो इनका संबंध रहा पंजाब राज्य से। इसके बाद जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए, तो आप सभी को पता ही है कि वो 8वें राष्ट्रपति के रूप में ही चुने जाएंगे। उनका नाम है वी रमन। वी रमन। ठीक है, वी रमन। वी रमन आते थे केरल राज्य से, नहीं, के आर नारायणन आते थे केरल राज्य से। वी रमन भी तमिलनाडु से आए। ठीक ना? के आर नारायणन आएंगे केरल से, वी रमन आते हैं केरल राज्य से। ठीक है, तो केरल राज्य के प्रथम राष्ट्रपति, केरल की आंध्र प्रदेश यार, वी रमन। अच्छा चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। 1987 से लेकर 1992 तक भारत के राष्ट्रपति रहे।
वी रमन के बारे में एक ही जीएस, भारत के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति, सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति, सबसे युवा राष्ट्रपति बता दिया, अब यहां पे सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति। तो भारत के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति के रूप में वी रमन को चुना गया 81 वर्ष की उम्र में। कितने साल के थे? 81 वर्ष की उम्र में, ठीक है ना। तो 81 वर्ष की उम्र में भारत के 8वें राष्ट्रपति को चुना गया, जो भारत के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति माने जाते हैं। अच्छा, 9वें राष्ट्रपति के रूप में जिसे चुना गया वो थे के.आर. नारायणन। क्या नाम है उनका? के.आर. नारायणन, के.आर. नारायणन, ठीक। के.आर. नारायणन के बारे में यदि मैं बात करूं भैया, तो के.आर. नारायणन का जो कार्यकाल था वह गलत हो जाएगा ना। भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में जिन्हें चुना गया वो थे शंकर दयाल शर्मा। कौन थे भैया? शंकर दयाल शर्मा थे, ठीक। गलती हो जाती बहुत बड़ी, शंकर दयाल शर्मा थे, ठीक। शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में चुने। तो शंकर दयाल शर्मा जी के बारे में यदि मैं बात करूं तो यह 1992 से लेकर 1997 तक भारत के राष्ट्रपति बने। 1992 से 1997 तक भारत के राष्ट्रपति बने। इनका संबंध किस राज्य से रहा भाई? तो इनका संबंध मध्य प्रदेश राज्य से था। मध्य प्रदेश से बनने वाले एकलौते राज्य से था। एकलौते क्या थे? ये राष्ट्रपति थे। उसके बाद देखें, ये कैबिनेट मंत्री भी थे, ये कैबिनेट मंत्री भी थे, कैबिनेट मंत्री थे। और क्या थे भैया? ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। ये मध्य प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर भी शोभा बढ़ा चुके थे। अब देखें, बात करेंगे भारत के 10वें राष्ट्रपति के बारे में। भारत के 10वें राष्ट्रपति के रूप में यदि हम बात करें तो आपके आ जाते हैं के.आर. नारायणन साहब। के.आर. नारायणन साहब, इनका संबंध केरल राज्य से, ठीक। इनका संबंध कौन से राज्य से था भैया? केरल से। के.आर. से याद रख लीजिएगा, केरल। के.आर. केरल। के.आर. नारायण जी के बारे में एक ही जीएस याद रखिएगा, वही इंपॉर्टेंट भी है। क्या है? भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति, दलित यानी एससी राष्ट्रपति, ठीक। तो भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? के.आर. नारायणन जी को चुना गया था 10वें राष्ट्रपति के रूप में। इन्होंने पदभार संभाला था। आगे देखिएगा, भारत के जो 11वें राष्ट्रपति हैं ना, ये बहुत बड़े आदमी, मतलब बहुत ही सम्मान इनका होता है, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, इनके बारे में भी बहुत सारे जीएस की बात करी जा सकती है। एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक। तो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में यदि बात करें तो ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में 2002 से लेकर 2007 तक रहे थे। बड़े बड़े काम इन्होंने किए, बहुत बड़े बड़े काम इन्होंने किए भी। पहला काम इनका क्या था भाई? कि भारत के तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, जिन्होंने मुस्लिम व्यक्ति को राष्ट्रपति के गद्दी पर बैठने के मिथक को तोड़ा, कि जो भी गद्दी पे बैठा वो मरा ही मुस्लिम व्यक्ति, लेकिन इन्होंने उस मिथक को क्या किया? तोड़ दिया। पहला बात। दूसरा, इन्होंने क्या किया? भारत के प्रथम गैर राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति, अगर आपसे पूछे, भारत के प्रथम गैर राजनीतिज्ञ, जिसका राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं था, गैर राजनीतिज्ञ व्यक्ति राष्ट्रपति बने,
ठीक है ना, अनपॉलिटिकल व्यक्ति थे एकदम। आगे देखें, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने। एनडीए ने इनका नाम आगे लाए, यानी उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आगे किया था राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। आगे देखिए, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, इन्हें मिसाइल मैन की संज्ञा भी दी जाती है। क्या कहा जाता है भैया? इन्हें मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई, मिसाइल मैन कहते हैं। अच्छा, ये जो राष्ट्रपति भवन आप घूम पाते हैं फरवरी महीने में, राष्ट्रपति भवन को 2007 से आम जनता के घूमने के लिए खुलवाया, आम जनता के प्रवेश के लिए खुलवाया। तो अभी फरवरी महीने में ये घूम सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये भी बड़ी बात है कि राष्ट्रपति भवन को आप देख पाएंगे, उसके अंदर जा पाएंगे। वहां पे जो मुगल उद्यान, जिसे वर्तमान में अमृत उद्यान के नाम से जाना जाता है, उस पुष्प के बगीचा को भी आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे, है ना। तो ये हो गया 2007 में आम जनता के प्रवेश के लिए खुलवाया। किसने खुलवाया? एपीजे अब्दुल कलाम ने खुलवाया। इसके बाद भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने पदभार संभाला, वो इतिहास जगत की सबसे बड़ा सनसनी बना। कैसे सनसनी बना? तो 12वें राष्ट्रपति के रूप में बनी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के राष्ट्रपति के रूप में ये 2007 से लेकर 2012 तक पद की शोभा बढ़ाती रही। 2007 से लेकर 2012 तक यह पद की शोभा बढ़ाती रही। इनके बारे में जीएस कहा जाता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। मतलब अब तक कोई भी महिला विराजमान नहीं थी राष्ट्रपति पद पर, राष्ट्रपति। दूसरी बात देखें, महाराष्ट्र राज्य से प्रथम राष्ट्रपति, महाराष्ट्र राज्य से प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति। तो महाराष्ट्र राज्य से पहली राष्ट्रपति के रूप में कौन बनी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी। क्लियर हुआ? दूसरी अगली बात की बात करते हैं तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद भारत के राष्ट्रपति 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार किसने संभाला? तो अब तो आप लोगों को धीरे धीरे याद भी रहेगा, क्योंकि अब आपके समकालीन आ गए सब। प्रणब मुखर्जी, है ना, प्रणब मुखर्जी जी भारत के बहुत बड़े वित्त के विद्वान, धन के विद्वान और शास्त्री प्रणब मुखर्जी। ठीक, प्रणब मुखर्जी 12वें राष्ट्रपति के रूप में जब इन्हें चुना गया, प्रणब मुखर्जी, ठीक, जब इन्हें 12वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया तो ये भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में बने प्रथम बंगाली, दादा थे ये, प्रथम बंगाली राष्ट्रपति। तो प्रथम बंगाली राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो आप कहेंगे प्रथम बंगाली राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी थे। कार्यकाल की बात करेंगे तो 2012 से लेके 2019 तक इन्होंने पदभार संभाला था। इनके बाद वाला भी आप सभी को पता है कि इनके बाद जो 14वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाले, 14वें राष्ट्रपति के रूप में भारत के जो पदभार संभाले, उनका नाम है रामनाथ कोविंद। क्या है भैया? रामनाथ कोविंद जी। इन्होंने 2019 से लेकर 2024 तक, सॉरी इनका ज्यादा ही लिख दिया मुझे लगता है, 2012 से लेकर 2017 तक, तो इनका हो जाएगा 2017 से लेकर 2022 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में ये बने रहे। उत्तर प्रदेश राज्य यूपी से दूसरे राष्ट्रपति। एक चीज और सिमिलर है इन दोनों के बारे में, वो भी ध्यान रखिएगा। यूपी से दूसरे राष्ट्रपति, पहली बात।
दूसरा तथ्य देखिएगा तो पता चलेगा बिहार राज्य के राज्यपाल, बिहार राज्य के राज्यपाल थे। क्लियर ना, बिहार राज्य के क्या थे, ये राज्यपाल थे। और देखें यूपी से इनसे पहले बनने वाले राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, वो भी बिहार राज्य के क्या थे, राज्यपाल। बिहार राज्य के क्या थे, राज्यपाल थे। रामनाथ कोविंद जी के बारे में भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति, दूसरे दलित राष्ट्रपति के रूप में इन्हें मौका मिला। ठीक भैया, तो भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति, तो पहले कौन थे, के आर नारायणन। पहले कौन थे, के आर नारायणन थे। अब 15वें राष्ट्रपति के रूप में आपकी वर्तमान में जो शोभा बढ़ा रही हैं उन्हें हम कहेंगे द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, मुर्मू। ठीक, तो इन्हें कहेंगे 2022 से लेके अब तक। अब भाई मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि अगला नाम ना आए उससे पहले आप इस जीएस से मुक्ति पा लीजिए, यानी सरकारी नौकरी करना शुरू कर दीजिए, है कि नहीं भैया। अगला नाम ना है आपका, है कि नहीं, फिर से पढ़ना पड़ेगा द्रौपदी जी के बाद कौन राष्ट्रपति बना, तो द्रौपदी मुर्मू। तो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पहली बात। अगली बात देखें द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में एक बात और देखें, भारत के प्रथम जनजाति राष्ट्रपति। देखिए दलित की बात नहीं किया मैंने, प्रथम जनजाति राष्ट्रपति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी के लिए यह बात लागू होती है। इनका संबंध किस राज्य से है, तो आप सभी को पता होगा उड़ीसा राज्य से इनका संबंध है। इसके बाद देखें, इसके बाद एक जीएस और पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति बनने से पहले ये क्या थी, तो कहिएगा कि झारखंड राज्य की राज्यपाल, झारखंड राज्य के राज्यपाल के रूप में ये शोभा बढ़ा रही थी। आगे देखिए, अगर आपसे कोई पूछे प्रथम जनजाति महिला राज्यपाल, तब भी आपका उत्तर नहीं बदलना चाहिए। प्रथम जनजाति महिला राज्यपाल कोई पूछे तब भी आपका उत्तर नहीं कभी बदलना चाहिए, इतना भी ध्यान रखते रहिएगा। क्लियर है, तो ये राष्ट्रपति टॉपिक मैंने फिनिश किया। तो ये क्लास देखकर आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ, जरूर एक बार रिव्यू दीजिएगा अपना ऑफलाइन कमेंट करके। और कोई भी डाउट आपके मन में रह गया होगा तो ऑफलाइन कमेंट में जरूर करिएगा, उस डाउट का निपटारा किया जाएगा। आपका केजीएस के प्लेटफॉर्म पे हमेशा स्वागत है और ऐसे ही मस्त जानकारियों के लिए जुड़े रहें केजीएस टीम के साथ।